नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गणित में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, इसके लिए हम पहले भी वीडियो डाल चुके हैं और काफ़ी चीज़ों की चर्चा हम लोग उस पर कर चुके हैं। उस वीडियो में आप लोग हमारे चैनल पर जा कर के नंबर सिस्टम के उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम इसको एक नए सिरे से पढ़ेंगे और इसकी खासियत ये होगी कि हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले 2 पार्ट में तो हम संख्याओं के बारे में जानेंगे और तीसरे पार्ट में हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या पद्धति क्या है। वह पद्धति जिसमें हम संख्याओं के आकार, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस पद्धति को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। और इन संख्याओं को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इन 9 संख्याओं से 9 ये और एक ये 0, 10 संख्याओं से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से बना लेते हैं। और चूंकि इनकी संख्या टोटल 10 होती है, इसीलिए हम लोग इसको दशमिक प्रणाली भी कहते हैं। दशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, बात कर रहे हैं जातीय मान और स्थानीय मान। इसको जानने से पहले एक छोटी सी चीज और जान लीजिए कि इन्हीं अंकों को जब इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में उनका स्थान, उनका पद प्रदान कर दिया जाता है तो वो संख्या बन जाती है। मान लीजिए कोई संख्या है, अब हम अगर इसमें जातीय मान और स्थानीय मान की चर्चा करें तो ध्यान दें, जैसे मान लीजिए 6 है और 6 का जातीय मान पूछा जाए तो 6 का जातीय मान, या इसी को शुद्ध मान भी कहते हैं, तो 6 ही होगा। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो 60 होगा। क्यों? जातीय मान का मतलब इसका जो मूल मान है, 6 का मान 6 रहेगा, 8 का मान 8 रहेगा, 5 का मान 5 रहेगा, 2, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। जो इसका शुद्ध मान होगा वही जातीय मान होगा। मतलब अगर 8 है तो 8 की कीमत 8 ही होगी, 6 है तो 6 की कीमत 6 ही होगी। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो इस 6 को जैसे जैसे हम इधर उधर घुमाते जाएंगे, इकाई के स्थान पर रखेंगे तो उसका मान कुछ और होगा, दहाई के स्थान पर रखेंगे तो उसका मान कुछ और होगा, और सैकड़े के स्थान पर रखेंगे तो उसका मान कुछ होगा। जैसे 6 की इकाई के स्थान पर अगर रखा जाए तो 6 का मान 6 होगा, लेकिन अगर 6 को हम दहाई के स्थान पर रखें तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60 हो जाएगा। इसी तरीके से सैकड़े के स्थान पर रखेंगे तो 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार इसका स्थानीय मान बदलता रहता है, लेकिन जातीय मान हमेशा स्थिर रहता है। 6 का जातीय मान 6 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा हम गणना करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या अनंत होती है, जिसका कोई अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और इन्हीं की सहायता से हम किन्हीं वस्तुओं की गणना करते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, और m से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है।
ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या को 3 रूपों में देखा जाता है। इनको हम 3 रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, 3 रूप में। पहला है हिंदी संकेत के माध्यम से, जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े थे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। ये सब क्या है? हिंदी संकेत का माध्यम है। ये हिंदी में आज क्या है, हम लोग पढ़ते तो हिंदी में ही है, लेकिन लिखते क्या है? अंग्रेजी में, जिसको हम लोग हिंदी अरबी संकेत कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आप लोगों को बेसिक गणित पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, जिससे आप लोग मैथ से घबराइए नहीं और आसानी से चीज़ों को समझ सकिए। तो ये जिसको 1 2 3 भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं? हिंदी अरबी संकेत। और तीसरा होता है रोमन संकेत। इन संख्याओं को हम 3 रूप में निरूपित कर सकते हैं। रोमन में कैसे दिखाते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या है? रोमन संकेत, रोमन। तो प्राकृतिक संख्या, या कह सकते हैं संख्याओं को निरूपित करने के लिए 3 माध्यम है, 3 पद्धतियां हैं। एक हिंदी संकेत है, एक हिंदी अरबी संकेत है, और एक रोमन संकेत है। इनको कैसे निरूपित किया जा सकता है आप लोग देख सकते हैं। हम बात करते हैं सम संख्या की। हम बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या। जिसको आप लोग इंग्लिश में इवन नंबर और ऑड नंबर के नाम से पढ़ेंगे। इसको हम बताने से पहले थोड़ा हम इसके शब्दों के आधार पर इसका मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए, सम और विषम दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर कोई संख्या सम संख्या है तो वो विषम नहीं होगी, और अगर कोई संख्या विषम संख्या है तो वो सम नहीं होगी। अब पहचानते कैसे हैं? तो जो संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाज्य, तो इसका मतलब विषम संख्या क्या हो जाएगी? जो 2 से विभाज्य ना हो। भाई हमने क्या कहा अभी आपसे? ये जस्ट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर सम संख्या 2 से विभाज्य हो रही है तो इसका मतलब विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर किसी संख्या, विभाज्य का मतलब किसी संख्या को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसका शेषफल 0 आए भाग देने पर, तो वो पूर्णतः विभाज्य माना जाता है। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी संख्या, कोई भी अंक है संख्या के अंत में, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, और अगर वो 2 से विभाजित हो गए तो वो सम संख्या होगी, अन्यथा विषम संख्या होगी। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए 4872 हो, ठीक। तो यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? 2 आया, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य हो गई और ये संख्या क्या बन गई? सम संख्या बन गई। लेकिन अगर 5889 हो, यहाँ देखिए 9 है, क्या 9 इसमें से है कहीं पे? इसमें ध्यान दीजिए, इस अंक के अलावा अगर अन्य कोई अंक इकाई के स्थान पे यूनिट प्लेस पे होगा तो वो संख्या सम संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो 2 से कटेगा ही नहीं, 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है पूर्ण संख्या, जिसको आप लोग होल नंबर कहते हैं। सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होगी 2 और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की, जिसको होल नंबर कहते हैं।
ठीक। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या की एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हम इसी में शून्य को भी शामिल कर देते हैं, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी शामिल कर देते हैं, तो इस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य संख्या होगी। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी 1 होगी। उसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकती है, क्योंकि 1 से अनंत तक की सारी संख्या इसमें है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या में होता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। पूर्णांक संख्या की जिसे हम लोग इंटीजर कहते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है। तो अगर इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में दिखाएं, यानी कि इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर देते हैं, तो वही हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। ठीक है। अब इसमें भी देखिए प्रश्न बनता है कि क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए शून्य से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। लेकिन अगर हम पूछे क्या सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए शून्य से लेकर अनंत तक की पूर्ण संख्या में होंगी संख्याएं, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं नहीं होंगी, इसलिए सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। और प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें शून्य भी नहीं होता है और ऋणात्मक संख्याएं भी नहीं होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्या भी सारी की सारी संख्याएं नहीं हो सकती है। अब पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और निगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, विभाजित हो जाए। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है, जो या तो स्वयं 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए, भाज्य और अभाज्य क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है ना। अगर भाज्य है तो अभाज्य नहीं होगा, और अगर अभाज्य संख्या है तो वो भाज्य नहीं होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए संख्या 7 हम ले लेते हैं, तो 7 या तो 1 से कटेगा और या तो 7 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम 14 ले लेते हैं तो ये 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है। तो ये भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये देखिए जितनी संख्याएं होती हैं वो 1 से सारी की सारी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है। तो वो जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या है, और जो 1 से और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि जो संख्या अभाज्य संख्या होगी वो भाज्य नहीं होगी, और जो भाज्य होगा वो अभाज्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ 14 जो है वो अभाज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 और 7 से भी कट रहा है। लेकिन यहाँ पे 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि या तो ये 1 से कटेगी और या तो स्वयं से कटेगी। यहाँ पे 1 जो है ये ना तो भाज्य है, इसको चाहे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, और ना ही अभाज्य। ठीक है। और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या है, इसी तरीके से 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है।
क्यों? क्योंकि एक क्या है, एक विषम संख्या तो है लेकिन एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसका एक गुण और है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं है। हो सकता है आप लोगों को यहाँ नीचे ना दिख रहा हो, फिलहाल आप सुन लीजिए, मैं इसे यहाँ समझा देता हूँ। हमने कहा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि सभी विषम संख्या यानी कि मान लीजिए 3, 5, 7, 11। अब ये देखिए सारी की सारी संख्याएं विषम संख्या है और अभाज्य भी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है और विषम भी है। लेकिन अगर हम 9 की बात करें, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक अपवाद भी है। 2 क्या है? सम संख्या है। 2 के अतिरिक्त अन्य जो भी आपको अभाज्य संख्या मिलेगी वो सारी की सारी विषम संख्या होगी। लेकिन विषम संख्या भी अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 क्या है? विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। ये 1 और 9 के अतिरिक्त 3 से भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, 2 को छोड़कर। लेकिन 2 एक अपवाद है, क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या है। और सभी की सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 9 है, 21 है। 21 क्या है? विषम संख्या है, लेकिन वो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। इसलिए 21 क्या है? विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 25। कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 15। ठीक है, 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 6। और 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10। हमने इसको इसलिए बता दिया है क्योंकि देखिए, अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको गिनती लिखना पड़ेगा। गिनती लिख करके आप उसको काउंट कर लीजिए कि इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो रही हैं। शून्य की अवधारणा समझ लेते हैं। शून्य की खोज सबसे पहले तो आर्यभट्ट ने किया था भारत में। और आर्यभट्ट के बारे में नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। आर्यभट्ट जी बहुत बड़े गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। और इन्होंने सबसे पहले शून्य की खोज की थी। शून्य के कुछ गुण जान लेते हैं हम लोग। अगर हम किसी संख्या से शून्य में भाग देते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x है, x से अगर हम शून्य में भाग देंगे तो उसका मान 0 है। लेकिन अगर हम शून्य से किसी संख्या में शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x है और इसमें अगर हम शून्य से भाग दे रहे हैं तो उसका मान अपरिभाषित या अनंत है।
ये अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि शून्य से भाग देने पर किसी संख्या में क्या मान प्राप्त होगा। दूसरी चीज, अगर शून्य में हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वो संख्या हमें स्वयं प्राप्त होती है, ठीक है। और अगर किसी संख्या में से हम शून्य को घटाते हैं तो भी हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम शून्य में से किसी संख्या को घटाते हैं तो वो संख्या हमें प्राप्त तो होती है स्वयं, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त होती है। अगर किसी संख्या में हम शून्य से गुणा कर दें तो उसका मान शून्य हो जाता है, और अगर हम शून्य में किसी संख्या से गुणा कर दें तो भी मान शून्य हो जाता है। लेकिन शून्य कभी भी धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। ये कभी भी धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता है। आप लोगों ने कहीं ऐसा शून्य को देखा नहीं होगा। इसके बाद एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इसी तरीके से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 और उसके बाद 0। क्योंकि अगर हम दोस्तों इस तरीके से देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो केवल 1 लिख दिया, लेकिन अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 के बाद 1 जीरो लिख देंगे। देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसी तरीके से जितने अंक पूछा जाएगा उससे एक कम हम जीरो उसमें बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा गया तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 से 1 कम यानी 4 जीरो बढ़ा देंगे, वही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो जितने अंक पूछ रहा है उतनी बार आप 9 9 9 लिखते जाइए। जैसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो 5 बार 9 लिख दीजिए, वही 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि 1 से 100 के बीच में 2 अंकों की संख्या बताइए। तो 1 से 100 के बीच में 2 अंक की संख्या 99 तक होगी, और उसमें से 1 अंक की संख्या यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को हम घटा देंगे, यानी कुल 90 संख्या होगी जो 2 अंकों की संख्या होगी 1 से 100 के बीच में, ठीक है। वैसे यहाँ पे बीच में ना कह करके 1 से 100 तक कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि देखिए शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है। 1 से 100 के बीच में हो गया यानी कि हमको 1 भी छोड़ना पड़ता और 100 भी छोड़ना पड़ता उसके बाद, लेकिन आता तब भी उत्तर उतना ही, क्योंकि हम 1 तो वैसे भी इसमें से घटा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख लेते हैं 1 से 100 तक की 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी? कुल 90 संख्या होगी। बस इस पार्ट में नंबर सिस्टम के इसमें बस इतना ही है। इसके बाद हम आगे का जो भी इसमें टॉपिक बच रहा है वो हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।